विधि लैस पैराडाइज सोसाइटी की तरफ से आज आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो है संविधान की उद्देशिका को लेकर। अब कोई भी अधिनियम जब पारित किया जाता है तो उस सबसे प्रारंभ में उसकी उद्देशिका बनाई जाती है। अब उद्देशिका बनाई क्यों जाती है, प्रेमबल बनाई क्यों जाती है? साथियों, इसके लिए सबसे प्रमुख उद्देश्य ये रहता है कि वो उस आगे चलकर जो पूरा कानून बनाया जाएगा उसका बेस क्या होगा, उसका आधार क्या होगा, किन किन बातों के बारे में उस कानून का महत्व होगा, आदर्श क्या हैं उस कानून को बनाने के। तो इन सब चीज़ों के लिए ही सबसे पहले उस कानून की उद्देशिका का निर्माण किया जाता है, जो एक तरीके से दर्पण का काम करती है। अर्थात जिस प्रकार दर्पण में हमें कोई चीज़ हम अगर देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिख जाता है, उसी प्रकार से अगर हम किसी भी कानून की उद्देशिका को देखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि उस कानून की उद्देशिका के द्वारा कि वो कानून क्यों बनाया गया है, क्या उसका कार्य है। अब बात करते हैं हम संविधान की उद्देशिका की। तो साथियों, पहले उद्देशिका के संबंध में जो है न्यायमूर्ति सुब्बा राव महोदय ने कहा है कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्श व आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। और भारत में जो है उच्चतम न्यायालय ने भी ये बात कही है कि संविधान की उद्देशिका जो है वो संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है। अर्थात संविधान निर्माताओं के क्या विचार थे संविधान को बनाते समय, अगर हमको उनको जानना है तो सबसे पहले हमें उद्देशिका का अध्ययन करना पड़ेगा। अब उद्देशिका क्या आगे क्या महत्व है, उसके अंतर्गत दिए गए शब्दों का क्या महत्व है, क्या ये कोई संवैधानिक प्रभाव रखती है, ये सब जानने से पहले हम बात करेंगे भारत के संविधान की उद्देशिका की। तो भारत के संविधान की उद्देशिका साथियों ये बताती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब साथियों, ये रही भारत के संविधान की उद्देशिका। अब इसके अंतर्गत कुछ शब्दों का वर्णन कर दिया गया। अब इन शब्दों का अर्थ क्या होगा, इसको जानने से पहले हम बात करेंगे एक केस की, जो केस है इन रिबेरुवारी का केस। इन रिबेरुवारी यूनियन का जो मामला था, इसमें साथियों ये कह दिया गया था कि इसे संविधान का उद्देशिका को संविधान का प्रेरणा स्रोत भले कहा जाए, लेकिन ये एक आवश्यक अंग नहीं है। और अगर ये संविधान में न होती तब ऐसी स्थिति में जो है संविधान पर कोई विशेष अंतर नहीं आता। उसके बाद में जो है एक केस और आया, जो केस था केशवानंद भारती का केस। इस केस में कहा गया था संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है, और आधारभूत ढांचा जो है, जो इस संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जिन चीज़ों को आधारभूत ढांचा मान लिया गया, उसमें संसद जो है आर्टिकल 368 की शक्ति का प्रयोग कर संशोधन की शक्ति नहीं रखती है। अब चूंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया कि हाँ आधारभूत ढांचा को किस तरीके से परिभाषित करेंगे या क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जिनके आधार पर उद्देशिका या प्रस्तावना का एक तरीके से जो आधार स्तंभ हैं, जो पूरे संविधान का आधार स्तंभ है, उन चीज़ों को मूलभूत ढांचे में रखेंगे, जैसे पंथ निरपेक्षता हो गया, अखंडता हो गया, तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं साथियों हम संविधान की प्रस्तावना की। तो अब प्रस्तावना में पहला शब्द है हम भारत के लोग। अर्थात संविधान का उद्देशिका या संविधान का निर्माण किन लोगों ने किया? भारत के लोगों ने। उन्होंने ही चुने हुए लोग अपने संविधान निर्मात्री सभा में भेजे, और उस संविधान निर्मात्री सभा में जो लोग पहुँचे उन्होंने ही भारत के लोगों के लिए ही उद्देशिका का, भारत के संविधान का निर्माण किया, उद्देशिका को भी बनाया एक तरीके से। तो भारत के लोगों ने ही संविधान को बनाया, अर्थात स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। दूसरा शब्द आता है प्रभुता संपन्न। प्रभुता संपन्न साथियों वो व्यक्ति होता है जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम हो। अब भारत भी प्रभुता संपन्न राज्य है, जैसा कि उद्देशिका में ही बताया गया है। अब साथियों, कुछ आलोचक ये कहते हैं कि भारत ने यूएनओ जो है और कॉमनवेल्थ की सदस्यता ले रखी है, लेकिन वो शैक्षिक रूप से हमने उसकी सदस्यता ले रखी है, हम मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो यहाँ पर यह कहना कि यूएनओ की सदस्यता या कॉमनवेल्थ की सदस्यता से भारत संप्रभुता संपन्न नहीं रह जाता, सत्य प्रतीत नहीं होता साथियों। अगला शब्द आता है लोकतंत्रात्मक। साथियों, लोकतंत्रात्मक शब्द का सामान्य भाषा में अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन। अर्थात लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वही जनता के लिए कानून बनाते हैं, और वही खुद उस बनाए हुए कानून से शासित होते हैं। तो भारत भी एक लोकतंत्रात्मक राज्य है।
अगला शब्द आता है साथियों पंथ निरपेक्षता का। साथियों ये शब्द भारत में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, उससे पहले ये शब्द नहीं था। अब इसका अर्थ ये है कि भारत धर्म के मामले में पूर्णतः तटस्थ है। भारत जो है किसी विशेष धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। जैसा कि अरुणा राय बनाम भारत संघ के केस में साथियों कहा भी गया था कि सकारात्मक अर्थों में भारत में पंथ निरपेक्षता शब्द को अपनाया गया है, और जिसका अर्थ है सभी धर्मों का आदर करना। अब अगला शब्द साथियों आता है समाजवाद का। ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब सामान्य रूप से विश्व में दो तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पहली अर्थव्यवस्था समाजवादी या फिर होती है पूंजीवादी या अर्थवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था में जो है जो शासन के अधीन रहती हैं सारी चीज़ें, सरकार के अधीन रहती हैं या फिर उनके नियंत्रण में रहती हैं चीज़ें। और पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार जो है पूंजीवादी लोगों को नियम कानून बनाने की या व्यापार करने की अनुमति एक तरीके से प्रदान उनके हाथों में चीज़ें दे देती है। अब भारत में क्या है, मिश्रित चीज़ को अपना लिया गया है इसको, क्योंकि न तो पूर्ण रूप से हम समाजवादी हैं न पूर्ण रूप से पूंजीवादी हैं, तो भारत में एक तरीके से मिश्रित समाजवाद की अवधारणा का जो है वो समावेश किया गया है। और इसमें संबंधित भी दो केस साथियों आए थे। पहला केस था एक्सेलवियर बनाम भारत संघ का, और दूसरा केस था इसमें डीएस नकारा बनाम भारत संघ का, जिसमें डीएस नकारा के केस में भी ये बात कही गई थी साथियों कि जो समाजवाद शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो समाज के कमज़ोर वर्ग एवं कर्मकार वर्ग जो हैं इनके जीवन स्तर को सुधारना एकमात्र उद्देश्य है। उसके बाद में साथियों अगला पॉइंट आता है अखंडता का। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा भारत में जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि भारत एक अखंड राज्य है, अर्थात भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे किसी सीमा के हम किसी भारत के किसी एक राज्य को, किसी एक अंग को हम किसी दूसरे राज्य को दे दें तोड़ करके, या कोई नया राज्य देश बना दें, तो हम ये नहीं कर सकते। भारत एक अखंड राज्य है, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और साथियों जो आर्टिकल 19 बने में स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान के लोगों को, उनमें जो है 19.2 के आधार पर अगर अखंडता कहीं प्रभावित होती है भारत की, तब 19.2 के आधार पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अब साथियों ये तो रही बात मुख्य शब्दों की। अब लास्ट में 3 शब्द आते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब होता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमने चीज़ों को अंगीकृत कर दिया, यानी ऑर्गन्स बना दिए विभिन्न, ठीक है। अधिनियमित का मतलब होता है कोडिफाइन कर देना, एक्टेड कर देना, एक तरीके से इनेक्टेड कर देना। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने आर्टिकल वाइज आर्टिकल करके 395 अनुच्छेदों में एक तरीके से इसको बांट दिया। तो अब ये क्या हो गया, संहिताबद्ध हो गया, तो ये हो गया अधिनियमित। और आत्मार्पित का मतलब है भारत के लोगों ने ही भारत के अंदर संविधान को जो है निर्माण किया है और भारत के लोगों पर ही ये शासित होता है चूँकि, तो अब एक तरीके से हम लोगों ने खुद बनाकर इसको अपने लिए अर्पित कर लिया होगा। तो ये हो गया आत्मार्पित। अब साथियों जो है केशवानंद भारती का जो केस आया था वो हमने आपको बता दिया। अब केशवानंद भारती के केस में चूंकि ये बात कह दी गई है, आधारभूत ढांचे की जो चीज़ें हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता और संविधान की प्रस्तावना एक भाग है, आवश्यक अंग है, तो मानना पड़ेगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है भारत के संविधान का आवश्यक अंग है। हालांकि इसको दूर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन संसद द्वारा किया गया था, लेकिन जब तक इस केस को निर्णय को उलट नहीं दिया जाता तब तक ये माना जाएगा कि संविधान की उद्देशिका संविधान का आधारभूत ढांचा है और इसमें आधारभूत ढांचे से जुड़ी हुई जो चीज़ें उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अब आती है बात साथियों सामान्य उद्देश्य एक तरीके से क्या है। तो सामान्य उद्देश्य है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना को उद्देशिका के द्वारा लागू करना है, संविधान के द्वारा लागू करना। अब जो है स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, समताएं प्रदान की गई हैं। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है साथियों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। जैसे न्याय कैसा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। समानता कैसी है, पद की और अवसर की। और बंधुत्व कैसा है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब व्यक्ति की गरिमा को अगर आपको देखना है साथियों तो आपको आर्टिकल 21 में जैसे बताया गया है कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, सारी चीज़ें। तो जो चीज़ें संविधान की उद्देशिका में बता दी गई हैं, आगे चलकर आपको इन्हीं चीज़ों को विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। इसीलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बेसिक फ्रेम तैयार हो जाता है प्रियम्बल को पढ़ने के बाद में। तो साथियों ये था हमारा उद्देश्य आपको संविधान की उद्देशिका बताने का, ताकि आपके जो मन में संशय हैं, विचार आ रहे हैं, वो दूर हो सके। और उसके बाद में साथियों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लायर्स पैराडाइज सोसाइटी के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत आभार।